हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक नाम के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत अर्थात वीबीटी का अध्ययन करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मेरा पूरा टारगेट इस वीडियो में यह रहेगा कि इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाया जाए कि हर एक बच्चे को जो इस वीडियो को देख रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये टॉपिक उसके लिए मक्खन हो सके, ताकि एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए। तो शुरू करते हैं। बस जो स्टेप मैं आपको बताऊं, जैसे नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में मैंने जो आपको स्टेप्स बताए थे, आपने उनको फॉलो किया, मैंने कमेंट्स को पढ़ा, आपको काफी अच्छा लगा, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां भी मेरे द्वारा बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद में वीबीटी नाम का टॉपिक आपके लिए 100% आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब शुरू करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत को। वैसे तो अगर इसकी थ्योरी को पढ़ी जाए तो बहुत लंबी सी थ्योरी है, बुक्स में लिखी होती है, गाइड्स में लिखी होती है, बट अगर मैं आपको इस टॉपिक को समझाने के हिसाब से शुरुआत करूं तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा। मैं आपके सामने एक यौगिक लूंगा जो कि उपसहसंयोजी यौगिक होगा। उस यौगिक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब उसमें ढंग से सीखेंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, अर्थात उसमें कौन सा संकरण है, और संकरण का पता लगाना अगर आपको आ गया तो दोस्तों वही होता है संयोजकता बंध सिद्धांत, कि आपके एक यौगिक के अंदर कौन कौन से किस किस तरह के बंध बने हुए हैं, उसमें कौन कौन सा कक्षक काम में आ रहा है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, वो रंगीन होगा या रंगहीन होगा, ये सारी बातों का पता लगाना। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहला एग्जाम्पल, क्रोमियम NH3 होल 6 3+। इसका जब पोस्टमार्टम होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है पहचानो कि कौन इसके अंदर केंद्रीय परमाणु है और कौन इसके अंदर लिगेंड है। आप लोग बहुत समझदार हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। चैप्टर में आपको पता है कि क्रोमियम जो है वो इसमें है केंद्रीय परमाणु और NH3 भाई साहब जो है वो लिगेंड है। अब देखिए आगे दूसरा काम होता है, जो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था। सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था। सेंट्रल एटम की क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था। शुरू करते हैं। क्रोमियम की अपन को निकालनी है, क्योंकि क्रोमियम क्या है? केंद्रीय परमाणु है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लीजिए। प्लस में अमोनिया, जो आपका NH3 है, जो आपका अमोनिया है, वो अमोनिया 0 पे है, क्योंकि अमोनिया अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, अपने आप में एक अणु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 है। तो अमोनिया 1 हो तो भी 0, 6 हो तो भी 0। बराबर बराबर पता है किसके करते हैं? पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है, पूरे यौगिक के ऊपर जो आवेश होता है उसके बराबर करते हैं। तो यहां पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश बता रखा है? 3+। तो आप बराबर कर दोगे +3 के। एक्स का मान कितना आ रहा है? +3। इसका मतलब आपकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है केंद्रीय परमाणु की वो कितनी है? +3। तो आपको अब थर्ड स्टेप में ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कर सकते हैं? देखो, +3 मतलब आपको किसका लिखना है? आपको क्रोमियम +3 का लिखना है। तो क्रोमियम +3 का लिखने से पहले आपको क्रोमियम का पता होना चाहिए। क्रोमियम +3 का लिखने से पहले मेरे भाइयों 100% बात सही है कि आपको पहले क्रोमियम का पता होना चाहिए। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने सीख रखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर ढूंढ लेना। एटॉमिक नंबर ढूंढ करके जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो बाह्यतम कोश का आएगा 3d5 4s1। अब ये मेहनत तो थोड़ी आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो वो आएगा 3d5 4s1। मतलब देखो ऐसे 3d5
3D का मतलब समझते हो ना, 3D में 5 डब्बे होते हैं और S में कितने डब्बे होते हैं, 4s में एक डब्बा होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए ना, S में एक डब्बा, P में 3 डब्बे, D में 5 डब्बे, F में 7 डब्बे होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में है, 1 इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में। ओके, ये तो हो गया ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम का। आपको किसकी ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए, क्रोमियम 3+ की। क्रोमियम 3+ की ऑक्सीकरण अवस्था आपको क्यों चाहिए, क्रोमियम 3+ की ऑक्सीकरण अवस्था आपको क्यों चाहिए, क्रोमियम 3+ की इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है। तो 3+ का आपको लिखना है। देखो, प्लस के 3 का मतलब क्या होता है, प्लस के 3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब प्लस आता है। सिंपल भाषा में, कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस आता है। यहां कितना है क्रोमियम के ऊपर, 3+, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े वाले कोष में से पहले निकालना है। तो यहां पे सबसे बड़ा वाला कोष कौन सा है, नंबर देखो, डी के आगे लिखा हुआ है 3, एस के आगे लिखा हुआ है 4, तो सबसे बड़ा वाला कोष है 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और ये खाली हो गया। 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4s 0। तो बात को समझ रहे हो ना कि अपन को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल गया 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो 3D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां बचा 3। अब आपने लिख ली है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख लिया है किसका, Cr+3 का। अब इसके हिसाब से डब्बे बना लेते हैं अपन। तो पहला डब्बा बनेगा 3D का, तो 3D 1 2 3 4, 3D का पहला डब्बा। उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा 4p। सही है भैया। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3, 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा है। Cr3+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी तक जो भी किया है अपन ने वो बेसिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट आपको समझना सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास उप सहसंयोजी यौगिक है उसमें केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी है, लिगेंड की पहचान कर ली है, कर लिया आपने। उसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, वो अपन ने निकाल लिया। उसके बाद उस ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से आपको उसका विन्यास लिखना है। तो पहले आपने क्रोमियम का लिख लिया, फिर क्रोमियम 3+ का लिख लिया और डब्बा बना के रख लिया। अब आगे की बात समझो। सामने से जो लिगैंड आ रहा है NH3, यहां का संकरण करने में और 11th क्लास में जो आपने 4th चैप्टर में केमिस्ट्री में संकरण पढ़ा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे हम बनाते हैं सहसंयोजी बंध। एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला लेकर के आता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और बंध बन जाता है। सही है ना। जैसे जल के अणु के बीच में, जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सहसंयोजी बंध है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। ये बंध अलग टाइप का होता है। यहां जो बनने वाला है वो है उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, आपका लिगैंड अपने साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। तो NH3 के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और NH3 को आकर के वो इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, क्रोमियम को देने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक डब्बे के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक डब्बे के अंदर। मतलब जब NH3 आएगा तो NH3 आएगा तो क्रोमियम को एक NH3 के लिए एक डब्बा खाली रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, अगर अपन 11th क्लास वाले संकरण से इस संकरण को कंपेयर करें तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, बंद बन जाता है। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हो कि लिगैंड आकर के केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन का युग्म देता है और केंद्रीय परमाणु अपने खाली स्थान में उसको रख लेता है। सिंपल। तो अगर लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो केंद्रीय परमाणु के पास जगह होनी चाहिए उन 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में रहते हैं। जैसे इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं, इस डब्बे में 2 आ सकते हैं। तो जितने लिगैंड हैं उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, खाली डब्बे होने चाहिए, खाली डब्बे होने चाहिए। ठीक है, आगे समझो। अब लिगैंड की प्रकृति कैसी है वो भी बहुत मैटर करता है। लिगैंड 2 तरह के होते हैं,
एक तो दुर्बल लिगैंड और एक प्रबल लिगैंड। अब मैं आपको समझाता हूं कहानी के माध्यम से, देखना। मान लो आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो मेहमान की दो कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं मेहमान जो बहुत बेसिक से होते हैं, नूब कह सकते हो उनको, और एक मेहमान होते हैं जो प्रो होते हैं। अब मान लो कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो ज्यादा इतना अट्रैक्शन नहीं है और इतनी वैल्यू भी नहीं है आपके घर में उसकी, तो जब वो मेहमान आएगा तो आप उतनी अच्छी तैयारी नहीं करोगे। बट मान लो कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो प्रो है आपके घर में, जो बहुत वैल्यू रखता है, तो उसके आने से पहले उसके लिए कमरा रखा जाएगा। अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह है, उनको कहीं जाना है, तो आप वो बाइक उनको अवेलेबल करवाओगे। मतलब जैसे बंदे की वैल्यू करते हैं अपन, जैसी उसकी इज्जत होती है हमारे घर में, उतना उसका स्वागत होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर दुर्बल लिगैंड आता है, तो दुर्बल लिगैंड के लिए क्रोमियम जो है किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं करता है। मतलब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वैसे पड़े रहेंगे। अगर इस दुर्बल लिगैंड की जगह कोई प्रबल लिगैंड आया होता, तो फिर यहां पे आपका क्रोमियम जो है वो युग्मन करता, पेयरिंग करता, तैयारी करके रखता। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि NH3 अपने आप में क्या है, एक दुर्बल लिगैंड है, तो उसके लिए कोई भी विशेष प्रकार की तैयारी नहीं होगी। कोई प्रबल लिगैंड होगा तो किस प्रकार की तैयारी होती है वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके सामने आ जाएगा। बट फिलहाल याद रखो कि आपका ये दुर्बल लिगैंड है, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं की जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो कितने NH3 आ रहे हैं आपके पास, 6 NH3 हैं। तो NH3 को खाली जगह चाहिए, खाली डब्बा चाहिए। तो एक NH3 यहां पर, दूसरा यहां पे आएगा, तीसरा वाला यहां पे आएगा, चौथा वाला यहां पर आएगा, पांचवा यहां पे आएगा और छठा यहां पे आएगा। तो आपके पास 6 NH3 आएंगे। तो 6 NH3 है आपके पास, तो 6 क्या है, खाली डब्बे हैं। तो खाली डब्बे 6 रखने हैं, आप समझ रहे हो। यहां पे एक NH3 आके अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे आकर के दूसरा NH3 देगा, यहां पे आकर के तीसरा देगा, यहां पे आके चौथा देगा, यहां पे आके पांचवा देगा, यहां पे आके छठा देगा। तो आपका ये जो 6 है, ये 6 आपस में क्या हो जाएंगे, संकरित हो जाएंगे। और इन 6 में आकर के कौन देने वाला इलेक्ट्रॉन, इन 6 में आकर के NH3 अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और आप ये मान लो कि NH3 अगर आपके इलेक्ट्रॉन देता है तो इन 6 में देगा। NH3 के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं अपन अगले वाले स्टेप में। ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए हैं क्रोमियम के। अब जो आपका NH3 आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन, ये सब मिक्स हो गया आपस में, ये संकरण हो चुका है। ये एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहां एक 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 रख दिया। संकरण किसका हुआ, D है आपके पास। कितने D काम में आए संकरण में, 2, तो D2। S पूरा काम में आ गया संकरण में, S। कितने P काम में आए संकरण में, 3। तो इसका संकरण हो गया D2sp3, इसका संकरण हो गया D2sp3। इतना आसान टॉपिक है, संकरण निकालना इतना आसान है। और एक बात समझना, अगर किसी भी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया है, थोड़ा कमी पेशी भी है, तो मैं अभी इस वीडियो में 3 से 4 एग्जांपल करवाऊंगा, उनमें सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना। बट एक बार स्टेप को आप देखोगे, याद रखोगे, अगले एग्जाम्पल में और मजबूती आएगी, उसके बाद और मजबूती आएगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो संकरण क्या बन गया अपना, D2sp3। नोट करो, D2sp3 संकरण है। अब ये बात आती है कि इसकी संरचना कैसी होगी। बहुत सारी बातें लिख सकते हैं अपन अब इसके आधार पे। देखना, पहली बात संरचना, 2, 3 और 3, 6। जब 6 अणु आपस में आकर के सामने खड़े होते हैं, तो पहले से आप जानते हो अष्टफलकीय संरचना को फॉलो करते हैं। तो ये आपकी अष्टफलकीय संरचना होगी। और एक बीच में क्रोमियम भाई साहब रहेंगे। एक NH3 यहां से आएगा, एक NH3 यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। तो NH3, 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 NH3 संरचना हो गई, संकरण हो गया। दूसरा, ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा। देखो, रंगीन और रंगहीन ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंग का कारण क्या होता है समझो, एक लाइन में बताऊंगा। रंग का कारण होता है खाली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर जाता है, ऊपर जाके वापस नीचे आता है। ऊपर और नीचे कहां, अपने कक्षकों में, अपने ऊर्जा स्तरों में। तो अपने ऊर्जा स्तरों में ऊपर जाता है, वहां से वापस नीचे आता है। इस क्रियाविधि में हमें रंग दिखता है। हालांकि ये बहुत अलग साइंस है, अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ रहे, बट मोटी मोटी बात याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है
तो रंगीन होगा, कलरफुल होगा। तो यहां पे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन रंगीन पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं, पेयर नहीं हो रखे हैं, इसका मतलब यहां पे रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे अनुचुंबकीय होता है, उससे क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। और अगर युग्मित होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है। ये प्रकार होते हैं पदार्थों के। तो अनुचुंबकीय होगा अगर अयुग्मित है, यहां पे 1 2 3 अयुग्मित पड़े हुए हैं, तो यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, अनुचुंबकीय होगा। और अगर आप चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहो तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है √n(n+2). अब समझना, n(n+2), n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 आपके n का मान है, यहां रख दो 3, 3+2 हल कर लो, मान आएगा 3.72। इसका मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 3.72 है। दूसरी बात, ये अपने आप में एक आंतरिक, चौथी बात है, चौथी बात, यह अपने आप में आंतरिक कक्षक संकुल है। यह अपने आप में क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, या इसको निम्न चक्रण भी बोल सकते हैं, इसको निम्न चक्रण भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है समझना है इसका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब समझाता हूं सुनो, इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा काम में आया है, 3D। संकरण में कौन सा डी काम में आया है, 3D। क्या 4 के पास डी होता है, बिल्कुल होता है, 4 के पास डी पड़ा होता है। क्या 4 का डी काम में आया, क्या बाह्यतम कोश कौन सा है, बाह्यतम कोश है 4, तो 4 का डी काम में नहीं आया। 4 के पहले कौन आता है, 3 का डी काम में आया। तो अगर डी कक्षक अंदर वाला काम में आता है, अगर डी कक्षक अंदर वाला काम में आता है तो उसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल। सिंपल। तो ये पूरा अपन ने समझा इस बंदे का। अब ऐसे जब मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा तो आपको और अच्छे से मक्खन होगा। इसमें अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी तो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि वीडियो को यहीं बंद कर दें, समझ में नहीं आ रहा। अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जांपल आप देख लोगे ना, लास्ट तक सारे एग्जांपल देख लो और फिर बताना मुझे कि मजा आया कि नहीं आया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगला एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये फ्रेम में कट गया था, 3.72 डाल दिया है मैंने। बस यहाँ पे आपको एक खास बात याद रखनी है कि अगर दुर्बल लिगैंड है तो दुर्बल लिगैंड में क्रोमियम जो है वो कोई तैयारी नहीं करेगा। अच्छे मेहमान नहीं आते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वैसे कैसे पड़े रहेंगे, और अगर कोई अच्छा मेहमान आएगा तो ये तैयारी करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा अगले एग्जाम्पल में। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए ये आपके सामने है आपका अगला एग्जाम्पल, FeCN6 3-। मैं वादा करता हूं इस एग्जाम्पल के बाद में क्लैरिटी और अच्छी होगी आपकी। जो स्टेप मैंने बताए थे वो फॉलो करने। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि पहचान करो कौन केंद्रीय परमाणु है और कौन लिगैंड है। आप सभी बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि ये भाई साहब केंद्रीय परमाणु है और ये भाई साहब लिगैंड है। बुरा मत मानना, लिगैंड को इंग्लिश में भी लिगैंड बोलते हैं, हिंदी में भी लिगैंड बोलते हैं, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, गुस्सा मत होना, ठीक है। अब आपका आता है FeCN6 3-। सबसे पहला काम क्या करना है, इसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो चलिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं केंद्रीय परमाणु की शांति से। Fe को x मानना है, Cn आपने पढ़ रखा है Cn पे माइनस होता है, तो कितने Cn है, 6 Cn है, तो माइनस का 6 बराबर इक्वल करते हैं पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश है। हमेशा जो एग्जाम्पल मिले उनमें यौगिक आपका जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता था, तो मैं हमेशा उसको 0 के इक्वल करता था। बट यहाँ जो एग्जांपल आ रहे हैं उनमें इन सब के ऊपर, इस पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश दिखा रखा है, -3। तो आपको किसके बराबर करना है, -3 के बराबर करना है। यहाँ से क्या आ रहा है, x बराबर -3 प्लस का 6 बराबर +3। इसका मतलब जो ऑक्सीकरण अवस्था है आपके Fe की वो कितनी है दोस्तों, +3 है। क्लियर यहाँ तक। फिर मैंने आपको क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं आप लोग, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखने से ही पता चलेगा। और वो विन्यास मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 3d6 4s2।
तो 3d6 4s2 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Fe का। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके हो, बट हमारे यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है Fe की, प्लस का 3। तो हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अब, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 3+ का मतलब तो आप सभी लोग समझते हो ना, समझदार हो आप सभी लोग, जानते हो क्या, जानते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। सबसे पहले बाह्यतम कोश से, तो 4s से निकाले दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से, तो अब क्या आएगा, 4s खाली हो गया क्योंकि 3+ करना था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, एक यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3d5। तो ये आ गया आपके सामने 3d5 4s0। अब इसको लिखते हैं तो 3d5 1 2 3 4 3d5 4s0, उसके बाद 4p भी होगा और उसके बाद 4d भी होगा। क्या स्थिति है Fe3+ की, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन भरने इसके अंदर, 1 2 3 4 5। हो गया क्लियर यहां तक। अब समझना समझना, यहां तक कर लिया अपन ने, यहां तक किसी को कोई समस्या आई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल करके जो आपका केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से लिख दिया, सिंपल काम। अब मैं आपको बताता हूं कि सामने से कौन आ रहा है, सामने से आ रहे हैं CN भाई साहब। तो CN जो है वो एक प्रबल लिगैंड होता है। प्रबल लिगैंड मतलब महंगा मेहमान, मतलब वो मेहमान आपके घर आ रहे हैं जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो, बहुत वैल्यू है उनकी आपके घर में, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी आपके घर में। तो जब आप अपने घर पे उनको बुलाओगे तो उनकी पसंद के पकवान बनेंगे, उनके लिए एक अलग से कमरा तैयार किया जाएगा, आपको घर में उनके घूमने फिरने के लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, सब कुछ तैयारी आप करोगे। बिल्कुल वैसे ही जो प्रबल लिगैंड है वो Fe के लिए एक मेहमान है, तो आयरन उसके लिए तैयारी करता है। और वो तैयारी कैसे करता है, वो तैयारी करता है युग्मन करके। युग्मन का मतलब क्या होता है, इसके पास जितने भी कमरे हैं, ये 5 कमरे, 1 2 3 4 5, तो जब मेहमान आता है तो ये अपने पहले वाले इलेक्ट्रॉनों को बोलता है कि तुम सब कोशिश करो कि एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाओ, है ना। और वो कहता है कि तुम लोग युग्मन कर लो। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये युग्मन करवाता है, युग्मन करवाने का मतलब समझते हो, ये बोलता है जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तो मान लो आपका एक सेपरेट रूम है और कोई अच्छे मेहमान घर में आए तो आपको उस रूम से निकाल दिया जाएगा और उस रूम में मेहमान रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही यहां ये कहता है Fe कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्या कर रहे हो, चलो एक कमरे में आ जाओ। तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्या कर रहे हो, चलो एक कमरे में आ जाओ। और अब ये तो बेचारा रहेगा ही, इसके साथ में भी अगर कोई और होता ना तो उसकी पेयरिंग करवा देते, पर इसने क्या किया, Fe ने क्या किया, Fe ने युग्मन करवा दिया। जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उनको कहा कि मेरा खास मेहमान आने वाला है, तुम सभी लोग एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाओ। एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 2, तो ये 2 एक में आ गए, ये 2 एक में आ गए, ये एक में आ गया। अब कौन आ रहा है भैया, अब कौन आ रहा है समझो, अब आ रहा है एक बहुत ही विशेष मेहमान, अब आ रहा है एक बहुत ही विशेष मेहमान, 4D बना देता हूं। अब आ रहा है एक बहुत ही विशेष मेहमान, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वो मेहमान अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। CN के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो एक CN आकर के यहां इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, तो ये 6 आपस में मिक्स होंगे। क्या क्या हुआ, 2 D मिक्स हुए, एक S मिक्स हुआ और 3 P हुए, तो D2sp3, और D2sp3 हो गया आपका संकरण। कितना आसान है ना यार, बस एक ही बात समझनी है कि मेहमान कैसा है, आने वाला बंदा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो युग्मन हो जाएगा और ऐसे खड़ाखट पेयरिंग हो जाएगी। चलो अब आप लोग अपना ज्ञान बरसाओ। D2sp3 का मतलब क्या होता है, संकरण अष्टफल की बनेगी। संरचना कैसी बनेगी, अष्टफल की। फटाफट संरचना बनाते हैं। देखो जी, Fe को बीच में रखा, एक यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। एक भाई साहब ऊपर से आएंगे, एक भाई साहब नीचे से आएंगे। खट खट CN 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 CN। मजा आया। और हाँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पहले भी भूल गया था, इसके ऊपर कितना आवेश है, 3-, तो ऐसे करके 3- दिखाना पड़ता है ना। वो आप थोड़ा सा करेंगे खुद से। उसके बाद मुझे ये बताइए
कि रंगीन या रंगहीन, रंगीन या रंगहीन। मैंने देखना सिखाया ना आपको कैसे पता लगाते हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिले तो फिर रंगीन होगा। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये रहा टुच्चा। देखो Cn अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा जो यहां भरने वाला है, ये सारे Cn के इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अयुग्मित है, इसका मतलब रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया तो अनुचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण निकालें अगर म्यू, तो वो कितना निकलेगा, √n(n+2). ये चुंबकीय आघूर्ण का नोटेशन होता है, सूत्र पहले बता चुका था मैं आपको। चुंबकीय आघूर्ण कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 1 है, तो n का मान 1 होगा, 1 1 + 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। वैल्यू आ रही है 1.7। अब इसमें D कौन सा काम में आया, 4D काम में आया, 3D काम में आया, बाहर का D काम में आया, अंदर का D काम में आया। इसमें अंदर का D काम में आया, तो ये कहलाएगा आंतरिक कक्षक संकुल, अंदर का कक्षक काम में आया है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं निम्न चक्रण, निम्न चक्रण, निम्न चक्रण। ये लो भाई साहब, कितना आसान है। बस एक ही बात समझनी है, प्रबल लिगेंड आता है तो क्या होता है, दुर्बल लिगेंड आता है तो क्या होता है। 2 एग्जांपल और करवाता हूं ताकि ये टॉपिक मक्खन हो सके। अब थोड़ी क्लैरिटी बढ़ रही होगी ना आपकी। और देखो मेरे पढ़ाने की स्टाइल ऐसी होती है कि मैं एज ए स्टूडेंट पहले सोचता हूं, टीचर बाद में। पहले स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो उसको कितना मजा आएगा, वो कितना ग्रैप्स कर पाएगा। तो मुझे पता है कि पहले वाले एग्जाम्पल में काफी सारी चीजें नहीं थी, अब दूसरे वाले में आपने देखा कि हाँ सेम सेम है, बस एक जगह पे ध्यान रखना है। अब तीसरे एग्जाम्पल को और देखोगे, चौथे को और देखोगे, तो एकदम मक्खन हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहना। इसको फटाफट फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब 2 एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने हैं। एक तो NiCl4 2-, दूसरा है NiCN4 2-। ये 2 एग्जाम्पल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आप ये समझ सको कि क्या फर्क होता है दुर्बल लिगैंड में और प्रबल लिगैंड में, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा भैया, इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम पहचानना है कि कौन केंद्रीय परमाणु है और कौन लिगैंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले भाई साहब केंद्रीय परमाणु है और ये भाई साहब लिगैंड है। उसके बाद क्या करना होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण अवस्था, सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था, सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था। दिमाग लगाओ, फटाफट लगाओ। निकल की एक्स मान लो, Cl की -1 होती है, 4 Cl की -4 बराबर पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश है, -2। x बराबर कितना आ गया, -2 + 4 बराबर +2। तो निकल का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2 है। उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से Ni2+ का हम खुद लिख लेंगे। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2। क्या होता है, 3d8 4s2। अब आपको किसका चाहिए, आपको Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, आपको Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। तो उसमें क्या करोगे, D में से, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, S है, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बचेगा 3d8 4s0, और ये होगा Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके हिसाब से अगर अपन लिखें, जरा 2 को सही बना लेते हैं। ये लो, चलो इसके हिसाब से लिखें तो 3d8 ठक 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 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। 5 डब्बे होते हैं ना डी के अंदर, एस में 1 डब्बा, 4p भी होगा क्योंकि हम डरते नहीं है, 4p होगा, 4d भी होगा, होने दो, किसी के होने नहीं होने डरना थोड़ी है। 1 2 3 4 5, ये हो गया 4d। अब डी में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको बता दूं कि Cl जो है वो गरीब है, Cl आ रहा है सामने से, Cl है दुर्बल लिगैंड। जब एक गरीब
बंदा आएगा, मतलब कोई ऐसा मेहमान आएगा जिसके आपके घर में कोई खास वैल्यू नहीं है, तो आप कोई खास तैयारी नहीं करोगे, भाई तू आ, बैठ, चाय पी, वापस जा, सिंपल। तो बिल्कुल वैसे ही निखिल कहता है कि आई डोंट केयर, तुम्हारे मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे इलेक्ट्रॉनों को मैं परेशान नहीं करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 4s में खाली 4p 4d बना लो, बना के रख लो। चलो, अब जो Cl आने वाला है वो Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक डब्बा चाहिए उसको। कहां से डब्बा देना शुरू करोगे? यहां से, क्योंकि ये तो भरे में। एक Cl यहां आ सकता है, एक Cl यहां आ सकता है, एक Cl यहां आ सकता है, एक Cl यहां आ सकता है। तो आपने किस किस को मिलाया? एक S को मिलाया और 3 P को मिलाया, तो संकरण हो गया sp3। तो यहां अगर बात कोई पूछे आपसे आकर के कि भाई बताओ संकरण क्या है, आप उसको बोलना sp3 संकरण। sp3 संकरण होता है चतुष्फल के संरचना के हिसाब से। तो ni बीच में रहेगा, एक Cn यहां से आएगा, एक Cn यहां से आएगा, एक Cn यहां से आएगा, एक Cn यहां से आएगा। मतलब चतुष्फल की संरचना ऐसी होती है, ऐसी बीच में निकल रहेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा, एक Cn यहां से आ गया, एक Cn यहां से आ गया, एक Cn यहां से आ गया, एक Cn यहां से आ गया। फ्रेम में कट तो नहीं रहा ना? सबको दिख रहा है ना? बढ़िया। अब ये सोचो कि ये आपका, अब बात करते हैं रंगीन या रंगहीन, रंगीन या रंगहीन। इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? जी हाँ दिख रहे हैं, तो फिर रंगहीन नहीं होगा, रंगीन होगा। क्या इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? बिल्कुल 2 दिख रहे हैं, तो ये अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? सूत्र लगेगा N+2 का। क्या आपको इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं? जी हाँ दिखते हैं। कितने दिखते हैं? 2 दिखते हैं। तो N का मान कितना हुआ? 2 हुआ। ये लो साहब। अब इसमें D काम में ही नहीं आ रहा है, तो बात ही खत्म, सोचना ही नहीं है। जब D काम में ही नहीं आ रहा तो ठीक है, बात खत्म। अगला करें। अब ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, बट फर्क हो जाएगा। फर्क किस बात का आएगा? समझना, अब आएगा मजा आपको, और इस एग्जांपल में रियल में आप फील करोगे कि मैं स्टार्टिंग से क्या समझा रहा था। चलो आगे देखो। सबसे पहला काम क्या करना है? समझना है कौन लिगेंड और कौन सेंट्रल एटम। तो निकिल सेंट्रल एटम है, ये भाई साहब कौन है? लिगेंड। देखते ही क्लियर हो गया है। उसके बाद सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो डर गया वो मर गया। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं हमारा एग्जाम पास में डर लग रहा है। कोई नीड नहीं है डरने की, पढ़ाई करो मस्त होके बस। निकिल का मान लो ऑक्सीकरण अवस्था X है, Cn का -1 होता है, 4 Cn है, माइनस का 4 बराबर कितना है? पूरे के पूरे यौगिक पे -2। X वही आ रहा है +2। मतलब निकिल का जो आवेश आ रहा है वो +2 आ रहा है। कोई फर्क नहीं होगा। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से कॉपी मार लो। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 3d8 4s2। Na2+ का कितना होगा? बोलो बोलो। 3d8 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालोगे आप? S से। यहां भी S से निकालोगे, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था तो 2 ही आ रही है ना, दोनों में सेम है। चलिए बनाते हैं, Na2+ को बनाते हैं। 3d8 4s 4p भी बनाओ, डर क्यों रहे हो? ऐसे 4d भी बनाओ। चलो जी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा थोड़ी मदद कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला बंदा जो है Cn, वो प्रबल लिगेंड है। आपके घर में एक ऐसा मेहमान आ रहा है जो बहुत ज्यादा इज्जत रखता है, तो उसके आते ही कमरे खाली होंगे, उसके आते ही पकवान बनेंगे, सब कुछ होगा। तो अब ये निखिल पकवान तो नहीं बना सकता, बट वो ये कह सकता है कि भैया जितना हो सके, जितना हो सके तुम कमरे खाली कर दो। तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बोलेगा कि बेटा बहुत राजकोषी हो गई, अब तुम चुपचाप दोनों जो है एक ही कमरे में आ जाओ, ताकि एक कमरा मेरे आने वाले प्यारे से मेहमान Cn के लिए खाली हो सके। तो यहां पे अगर अपन साइंस की भाषा में बोलें तो वो क्या करवा देगा? युग्मन। य से युग्मन, तो युग्मन करवा देगा। युग्मन करवाते ही 1 2 3 4 हुआ क्या? यहां तो ऑलरेडी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो ऑलरेडी था, यहां ऑलरेडी था। गुस्से में आके निकलने का, चलो रे दोनों इलेक्ट्रॉन एक कमरे में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक कमरे में आ गए, और एक कमरा क्या हो गया? खाली हो गया।
3D 4S 4P, हम डरते नहीं है इसलिए 4D भी बनाएंगे। अब कौन आ रहा है सामने से? Cn आ रहा है। Cn अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेकर के आ रहा है, तो उसको यहां से डब्बा मिलना शुरू हो जाएगा। आओ Cn भाई साहब, एक यहां आ जाओ, दूसरे वाले भाई साहब यहां आ जाओ, तीसरे वाले भाई साहब यहां आ जाओ, चौथे वाले भाई साहब यहां आ जाओ। 4 ही तो है, तो यहां से जो जुड़ करके यहां तक जाएगा। किस किस को जोड़ा है? 3D, एक D को जोड़ा है, S पूरा जोड़ा है, P कितने काम में है? 2 काम में है, तो संकरण हो गया DsP2 संकरण। और अब यही फर्क आता है, जब भी संकरण दोस्तों DsP2 होता है तो आपकी ज्यामिति वर्गाकार बनती है, मतलब चारों एक वर्ग के कोनों पर से आएंगे। मतलब जो आपके Cn है, एक Cn यहां से आएगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, और निखिल भाई साहब बीच में उनका स्वागत के लिए खड़े होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझाइए कि NiCl4 का जो संरचना है वो चतुष्फल की होती है। ये क्या है? चतुष्फल की है। और जो आपका NiCN4 है उसकी होती है वर्गाकार। तो वर्गाकार क्यों है? क्योंकि यहां पे संकरण DsP2 है और यहां पे संकरण sp3 है। sp3 क्यों है? क्योंकि यहां पे युग्मन नहीं हुआ है, यहां पे युग्मन नहीं हुआ है, युग्मन नहीं हुआ है, और यहां पे युग्मन हुआ है, इसलिए यहां से शुरुआत हो रही है संकरण की, और इसमें यहां से शुरुआत हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अभी और अंतर मिलेंगे आपको। याद रखना, जब संकरण DsP2 होगा वर्गाकार बनेगा, और जब संकरण sp3 होगा तो ऐसे चतुष्फलकीय बनेगा। इसलिए एग्जाम में कंपैरिजन के, अंतर के क्वेश्चन आते हैं। आगे, रंगीन या रंगहीन, रंगीन या रंगहीन, रंगीन या रंगहीन, आप मन में आंसर सोचो, मैं आपकी बात को आप तक पहुंचाता हूं। साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। Cn आएगा अपना जोड़ा लेकर के, अपना जोड़ा, अपना जोड़ा, अपना जोड़ा, अपना जोड़ा, तो यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो युग्मित ना हो, सारे युग्मित है, सारे पेयर्ड है। तो यहां पे कलर दिखाने के लिए, रंग दिखाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये रंगहीन होगा, रंगीन नहीं होगा। दूसरी बात, यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अयुग्मित नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें क्यों था अनुचुंबकीय? भैया 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अयुग्मित हैं, यहां पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरह से पूछते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, NiCl4 रंगीन है और NiCN4 रंगहीन है, समझाओ क्यों? ये पूरा करके बताना पड़ेगा आपको, और लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए रंगीन है, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए रंगहीन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समझाइए कि NiCl4 जो है, NiCl4 जो है वो अनुचुंबकीय है, और ये भाई साहब NiCN4 ये प्रतिचुंबकीय है। पूरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय है, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं समझ में आया? अयुग्मित मतलब जिसका युग्मन ना हुआ हो, यहां सब युग्मित हैं, यहां पे ये 2 लोग हैं जो अयुग्मित है। क्लियर हो रहा है? और आपसे पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि ये चतुष्फल की है और ये वर्गाकार है, क्यों? आपको बताना पड़ेगा पूरा करके कि भैया यहां पे संकरण आ रहा है DsP2 इसीलिए, और यहां संकरण आ रहा है sp3 इसीलिए ये चतुष्फल की है। तो समझना पड़ता है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आपको सच में थोड़ा फील आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। फटाफट फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर समझ में तो आ गया, आपने जितना समझाया समझ में आ गया, बट एक कंफ्यूजन अभी भी है हमारे दिमाग में। वो कंफ्यूजन ये है सर कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा दुर्बल लिगेंड है और कौन सा प्रबल लिगेंड है। आप बोल देते हो प्रबल है, दुर्बल है, आपने लिख दिया प्रबल है, आपने लिख दिया दुर्बल है। हमें पता है कि अगर दुर्बल होगा तो युग्मन नहीं करवाना है, और अगर प्रबल होगा तो युग्मन करवाना है, ये हमारे समझ में आ गया। बट पता कैसे चलेगा कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है? तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा सकता कि कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये खुद भी नहीं समझा सकता कि कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है। कहने का मतलब जब जब लिखा जाता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां बताइए,
उसमें क्या कमी है वो बताइए। तो पहली कमी में यही आता है कि ये नहीं समझा सकता कि कौन सा लिगैंड दुर्बल है और कौन सा लिगैंड प्रबल है। इसलिए इस थ्योरी के बाद में इस चैप्टर के लास्ट में एक और थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि एक प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड में क्या फर्क होता है, प्रबल लिगैंड ऐसे युग्मन क्यों कर देता है और दुर्बल लिगैंड युग्मन क्यों नहीं कर पाता है। ये सब मैं आपको वहां एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में, जो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, और उसके बाद ये चैप्टर ख से खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक बात ध्यान रखनी है कि दुर्बल कौन है प्रबल कौन है, ये इस थ्योरी में समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इसकी कमी है। इसकी कमी में लिखना कि ये सिद्धांत ये नहीं समझाता है कि कौन सा लिगैंड दुर्बल होने वाला है कौन सा प्रबल होने वाला है। ये हम अगले वीडियो में अगले सिद्धांत में समझेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे एक होमवर्क दूंगा मैं आपको, उसके अंदर एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में होमवर्क होगा जिसमें मैं आपको ऐसे यौगिक लिख के दूंगा और यौगिक के आगे लिख के दूंगा कि जो लिगैंड है वो प्रबल है या दुर्बल है। इतना मैं लिख के दूंगा, फिर आपको ये पूरा करना होगा और ये पूरा करके मुझे आपको भेजना होगा चैट सेक्शन में, एप्लीकेशन के अंदर ही। एप्लीकेशन में चैट सेक्शन होता है, वहां पे भेजना होगा। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये होमवर्क आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर। फिर आपको ये करना पड़ेगा और मुझे भेजना पड़ेगा। एक काम और करना है, 2 मिनट का समय निकाल करके ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मोटी मोटी बात मैं आपको याद करा देता हूँ वापस से। सबसे पहला काम होता है कौन लिगैंड है कौन सेंट्रल एटम है पहचानना। दूसरा काम होता है ऑक्सीकरण अवस्था लिखना। तीसरा काम होता है उस ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो पहले तत्व का लिख लो, फिर जो ऑक्सीकरण अवस्था है, अगर प्लस का 2 है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना होता है, अगर आपका लिगैंड ताकतवर है तो पेयरिंग करा दो जितनी करा सकते हो, और उसके बाद खाली डब्बे देना शुरू करो। अगर आपका लिगैंड दुर्बल है पेयरिंग मत कराओ और खाली डब्बे देना शुरू कर दो। उतने खाली डब्बे देने जितने सामने से लिगैंड आ रहे हैं। 4 है तो 4 खाली डब्बे चाहिए, 6 आ रहे हैं तो 6 चाहिए। जो खाली डब्बे दिए हैं उनको गिन लो, 1s3p वही संकरण है। जो खाली डब्बे दिए गिन लो, DsP2 वही संकरण है। उसके बाद अनुचुंबकीय और रंगीन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्री पढ़ाओ, अयुग्मित पढ़ाओ, और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो फिर वो आपका रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। आई होप इट्स क्लियर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं और काफी सारी लाइव क्लासेस और वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। और अगर आपने नोट्स और टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो कर लो, क्योंकि एग्जाम में वो आपको सक्सेस दिलाएगी हमारे वीडियो के साथ में। धन्यवाद।